Hello my dear students, today I will teach you 10th history, first chapter, topic 3rd, the age of revolution 1830 and 1848. प्रीवियस वीडियो में मैंने 1830 के रिवॉल्यूशन को बताई थी, जिसमें जुलाई रिवॉल्यूशन और ग्रीक रिवॉल्यूशन के बारे में मैं बताई थी। उसके बाद जुलाई रिवॉल्यूशन एंड ग्रीक रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोपियन कंट्री में एक रोमांटिसिज्म का इन्वायरमेंट बन जाता है, और रोमांटिसिज्म के बाद आज मैं द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 के बारे में बता रही हूँ। अब इस 1848 में रिवॉल्यूशनरीज का क्या डिमांड था, हम देख रहे हैं वहाँ पे दो पार्टी हैं, एक रिवॉल्यूशनरीज है और दूसरे अपोजिट पार्टी में आपको ऑटोक्रेटिक पीपुल उसमें हैं। अब इसमें जो रिवॉल्यूशनरीज हैं उनका क्या डिमांड है, तो इस रिवॉल्यूशनरीज में मेनली बिलोंग्स करते हैं मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपुल। अब इस मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपुल का डिमांड था द एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क एंड यूनिवर्सल मेल सफ्रेज। अब वहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम थी, तो उस मोनार्की सिस्टम को हटा करके वो लोग यूनिवर्सल मेल सफ्रेज, यानी यूनिवर्सल मेल सफ्रेज बोलते हैं राइट टू वोट, यानी कि मुझे वोट डालने का अधिकार होनी चाहिए। तो इसकी डिमांड वो लोग कर रहे थे। फिर है इक्वलिटी का भी डिमांड कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी डिमांड कर रहे थे, और एक नेशन स्टेट का भी डिमांड कर रहे थे। तो नेशन स्टेट क्या है, मैं बता चुकी थी कि नेशन स्टेट किसी भी कंट्री को बनाने के लिए उसके लिए सेम ट्रेडिशन होनी चाहिए, वहाँ का सेम कल्चर होनी चाहिए, वहाँ की सेम लैंग्वेज होनी चाहिए, तब हम एक दूसरे में एक पैट्रियोटिक फीलिंग्स हो या नेशनलिज्म की फीलिंग्स को हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस नेशन स्टेट का डिमांड था, चूंकि हम बहुत पहले से ही देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्री में जितने प्रकार के मोनार्क आते थे वो उस कंट्री को या उस टेरिटोरी को विभिन्न भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जस्ट मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जर्मनी का। तो जैसे कि जर्मनी में मेनली दो ही पार्ट होते हैं। जब आप उसका मैप देखेंगे जर्मनी का, तो उसमें मेन दो ही बड़े बड़े टेरिटोरीज हैं और छोटे छोटे बहुत हैं, और उस जर्मनी को लगभग 300 भागों में बांटे हुए थे। तो जैसे जर्मनी में दो बड़े भाग हैं, नॉर्थ में आपको पर्सिया है और साउथ में ऑस्ट्रिया है। तो हम देख रहे हैं कि पर्सिया जो है, पर्सिया के जो पीपुल हैं वो आपको लिबरल पीपुल हैं। लिबरल पीपुल इट मीन्स ये डेवलपमेंट को चाह रहे थे। हम देखे थे कि नेपोलियन बोनापार्ट जितने भी डेवलपमेंट को यहाँ पे लागू किए थे, उस डेवलपमेंट को पर्सिया इट मीन्स वहाँ के जितने भी लिबरल पीपुल थे, लिबरल पीपुल इट मीन्स रिवॉल्यूशनरीज, तो वो लिबरल पीपुल ये सारे डेवलपमेंट को चाह रहे थे। लेकिन जो ही हम एक इसके पहले बताई थी द ट्रीटी ऑफ वियना, तो जब वियना की ट्रीटी हुई थी ऑस्ट्रिया के कैपिटल में, यानी कि वियना में जब हुई थी, तो वहाँ पर जितने भी वहाँ पे कंजर्वेटिव पीपुल थे, कंजर्वेटिव रेजिम जब लागू हुआ था, तो ये लोग नेपोलियन के जो लागू किए हुए जितने भी डेवलपमेंट थे वो सारे डेवलपमेंट को रोक दिए, और जिस मोनार्की सिस्टम को हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए थे उस मोनार्की सिस्टम को पुनः ये लोग रीइस्टेब्लिशमेंट कर दिए। इट मीन्स लुइस 17 को ये लोग मोनार्क बना दिए थे। वही मोनार्क की सिस्टम को ये लोग पुनः रिवॉल्यूशनरीज लोग वहाँ से हटाना चाह रहे थे। तो अब हम वही मैं बता रही थी कि अब जब आप जर्मनी का मैप देखेंगे तो वो 300 मेनी टेरिटोरीज में डिवाइडेड है, लेकिन उसके मेन पार्ट्स पर्सिया है और ऑस्ट्रिया है। तो अब यहाँ पे जितने भी पर्सिया या रिवॉल्यूशनरीज लोग हैं, तो वो सारे लोग चाह रहे हैं कि ये सारे लोग का यहाँ पे डिमांड है
कि मुझे इक्वलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, नेशन स्टेट चाहिए, मुझे एक नेशनल असेंबली चाहिए। नेशनल असेंबली के लिए मुझे एक ड्राफ्ट कमिटी यानी ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना होगा। तो ये लोग नेशनल असेंबली यानी कि जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म करते हैं 1848 में। अब 1848 में एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बनती है जिसमें इलेक्टेड मेंबर हैं 1831। अब ये इलेक्टेड जो मेंबर हैं ये किंग पर्सिया के जो किंग हैं फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, इनको पूरे जर्मन का यानी उनको ताज यानी ऑफर द क्रॉन यानी कि उनको ताज रिवोल्यूशनरीज लोग पहनाना चाह रहे थे, लेकिन ये क्या कर दिए किंग ऑफ पर्सिया ये इनको रिजेक्ट कर देते हैं। अब रिजेक्ट क्यों करते हैं, इसका कुछ तो काउज होगा। ये जब रिजेक्ट करते हैं इसका काउज है, हम वहाँ पे देखते हैं कि ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वहाँ पे 2 हाउस का निर्माण किया गया था। तो 2 हाउस में एक था स्टेटन हाउस और दूसरा था वॉल्क हाउस। तो स्टेटन हाउस ऐसे इंडिया में भी है 2 हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस, तो वहाँ भी 2 हाउस बनाया गया था, स्टेटन हाउस और वॉल्क हाउस। स्टेटन हाउस यानी कि द हाउस ऑफ द स्टेट है और वॉल्क हाउस जिसको बोलते हैं द हाउस ऑफ द पीपुल। तो इसके तहत वहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी मोनार्क आएंगे उनके पावर का लिमिटेशन होता है, यानी कि राजा या वहाँ के जो भी मोनार्क होंगे वो जब चाहे अपने मन से ना तो लॉ का फॉर्मेशन कर सकते हैं ना लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इट मीन्स उनके जितने भी पावर होंगे उनका लिमिटेशन किया गया और यही कारण है लिमिटेशन ऑफ द रॉयल पावर जिसके चलते ये फ्रेडरिक विलियम फोर्थ इस ताज को पहनने से इनकार करते हैं, क्योंकि ये कभी भी इसके सपोर्ट में नहीं थे कि किंग के पावर का लिमिटेशन हो, जिसके चलते ये रिजेक्ट कर देते हैं। अब एक वहाँ पे जो पार्लियामेंट है एक संत पॉल चर्च में ये बनाया गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उधर से आर्मी लोग आते हैं, अब दोनों में आपस में कंजर्वेटिव रेजिम हो गए, एक रिवोल्यूशनरीज हो गए, दोनों में एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। आर्मी के द्वारा उसको इस रिवोल्यूशनरीज के जो इन्वायरमेंट थे उसको दबा दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनको लगता है इस रॉयल पावर को कि नहीं, अब हम चाह करके भी इस रिवोल्यूशनरीज का जो डिमांड है अगर इसको हम बार बार दरकिनार करते जाएंगे तो हम यूरोपियन कंट्री में कभी भी शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं और कंजर्वेटिव रेजिम कभी भी अब फुल्ली पावर में नहीं आ सकता है, क्योंकि रिवोल्यूशनरीज अब अपने पावर को समझते हैं, अपने राइट्स को समझते हैं और उस राइट्स के जरिए मुझे कभी भी अब जो रॉयल पावर है वो कभी भी फुल्ली यहाँ पे चल नहीं सकता है। इसीलिए अब बाद में अब ये जितने भी रिवोल्यूशनरीज हैं इन सब की सहायता से वहाँ पे फिर शांति स्थापित और जो इनका डिमांड था इस डिमांड को पूरा कर दिया जाता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, जैसे अभी मैं बताई थी कि जर्मनी 300 मेनी पार्ट्स में डिवाइड थे, तो किस प्रकार जर्मनी को यूनिफाइड करके एक कंट्री एक नेशन स्टेट बनाया गया नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।